हेलो बच्चों, मैं विश्वजीत सर सारांश एकेडमी में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10, क्लास 9, क्लास 11, क्लास 12 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित सभी चैप्टरों को ध्यान में रख के कुछ मैथमेटिक्स की क्लासेस आपको चलाई जा रही हैं। साथ ही साथ केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, साथ ही साथ अब फिजिक्स की क्लास भी चलने वाली है। तो बच्चे, इसी क्रम में हम लोग गणित की एक क्लास लेके आपके सामने उपस्थित हैं और ये क्लास का नाम है, इस क्लास में हम आपको सम्मिश्र संख्या के बारे में बताएंगे। बच्चे, ये क्लास 11 के किसी भी बोर्ड में, चाहे कोई भी बोर्ड हो, हर बोर्ड में क्लास 11 और 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए और क्लास 11 और 12 की क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट होता है। और बच्चे, कई कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी इससे संबंधित चीजें पूछी जाती हैं। तो आज की क्लास में बच्चे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को जानेंगे, यानी पहले संख्या को जानेंगे और उस संख्या के आधार पर ये जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। बच्चे, बोर्ड पेपर में इसका बहुत अच्छा वेटेज होता है। आप क्लास 11 की क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आइए बच्चे, स्टार्ट करते हैं। मैथ की इस क्लास को एकदम सिंपल शब्दों में आपको बताया जाएगा। अगर आप ध्यान देंगे तो इसी वीडियो में पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर समझ के जाएंगे। तो आइए बच्चे, स्टार्ट करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का से संबंधित पहला वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बच्चे, जब आप इसमें इस शब्द को देखेंगे तो आपको इसमें एक शब्द निकल के आएगा और वो शब्द निकल के आएगा संख्या। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। देखिए बच्चे, जब हम संख्या की बात करते हैं तो हम लोग प्रीवियस क्लासों में, छोटी क्लासों में कई बार संख्या शब्द का यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं तो सबसे पहली संख्या आपने प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा होगा, जिसको बच्चे हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। इसी को बच्चे हम लोग काउंटिंग नंबर के भी नाम से जानते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमको किसी वस्तु को गिनना होता है और गिनने के लिए हम जिन नंबरों का प्रयोग करते हैं वो होता है प्राकृतिक नंबर, वो होता है प्राकृत संख्याएं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं बच्चे? आप जब 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार कोई भी नंबर अगर आप लिख देते हैं तो वो नंबर नेचुरल नंबर होता है। ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर में बच्चे नेगेटिव नंबर नहीं आता है। तो ऐसी संख्या जिसके द्वारा हम वस्तुओं को गिनते हैं, वस्तुओं को गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वो होता है नेचुरल नंबर। इसी प्रकार बच्चे, दूसरी संख्या होती है जिसको हम लोग पढ़ते हैं और वो होता है पूर्ण संख्या। बच्चे ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या। ये देखिए, इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसीलिए इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों होल नंबर। इसका नाम होता है होल नंबर। क्योंकि एक नंबर होता है जिसको बोलते हैं जीरो, जब नेचुरल नंबर में जीरो भी इन्वॉल्व हो जाता है। क्योंकि बच्चे अगर सोच के देखिए, अगर ये जीरो नहीं होता तो 10 नहीं होता, ये जीरो नहीं होता तो 20 नहीं होता, ये जीरो नहीं होता तो 100 नहीं होता। तो जीरो के कारण कई संख्याएं बनती हैं, इसी के कारण इसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो पूर्ण संख्या जब नेचुरल नंबर में जीरो को भी इन्वॉल्व कर लेंगे तो उसे हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। देखिए बच्चे, एक तीसरी संख्या होती है जिसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक। ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। देखिए, एक रेखा होती है जो कि काल्पनिक रेखा होती है और इस काल्पनिक रेखा को हम लोग बोलते हैं बच्चे संख्या रेखा। प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासों में आपने संख्या रेखा पर नंबरों को खींचना काफी बार किया होगा। तो बच्चे, एक रेखा होती है नंबर लाइन। ध्यान दीजिएगा, ये एक वर्चुअल लाइन होती है, एक नंबर लाइन होती है जो वर्चुअल लाइन होती है। इस वर्चुअल लाइन पर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, इस वर्चुअल लाइन के बीच में होता है जीरो। ध्यान दीजिएगा, बीच में होता है जीरो। जैसे ही आप इस रेखा के ऊपर जीरो लिखते हैं तो ये रेखा दो भागों में बंट जाती है। आप ध्यान से देखेंगे तो एक उधर का भाग हो जाता है और एक इधर का भाग हो जाता है।
तो बच्चे इधर के भाग को आप जानते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और उधर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड, यानी ये बाएं पक्ष हो जाता है और वो दायां पक्ष हो जाता है। तो जैसे ही आप नंबर लाइन पर 0 को रिप्रेजेंट करते हैं, एक राइट साइड का पार्ट हो जाता है, एक लेफ्ट साइड का पार्ट हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इंटीजर के अंतर्गत बच्चे कौन कौन आता है, पहले इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। जैसे ही आप 0 के राइट साइड पर चलते हैं तो सारे नंबर पॉजिटिव हो जाते हैं। हमने क्या बोला, सारे नंबर राइट साइड पर पॉजिटिव होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार आप डॉट 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 आगे जितना खींचना चाहते हैं आप खींच दीजिए। ध्यान रखिएगा पूर्णांक में कोई बटे से संबंधित नंबर नहीं आता है, तो आप सारे पॉजिटिव नंबर को लिखेंगे 0 के राइट साइड में, और ठीक इसी प्रकार सभी नंबरों को 0 के लेफ्ट साइड में जब आप लिखेंगे तो वो माइनस में लिखा जाता है, -2 -3 -4। आप इस प्रकार इसको जहां तक आपको लिखने का इच्छा हो आप लिख सकते हैं। तो बच्चे नंबर लाइन पर जिन संख्याओं को अपने को रिप्रेजेंट करना है वो क्या है, इसमें पॉजिटिव नंबर भी है, इसमें नेगेटिव नंबर भी है और साथ साथ 0 भी है। तो इन सभी को मिला के हम बोलते हैं पूर्णांक। देखिए आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक के अंतर्गत कौन कौन आया, देखिए 0 आया, 0 के राइट साइड में सारे नंबर पॉजिटिव आए और 0 के लेफ्ट साइड में जब आप चलेंगे तो सारे नंबर बच्चे नेगेटिव आए, और 0 तो है ही। तो इन संख्याओं को हम लोग पूर्णांक करते हैं, यानी पूर्णांक में धनात्मक अंक भी आएगा, ऋणात्मक अंक भी आएगा और 0 भी आएगा। तो देखिए अब इस संख्या रेखा को जब आप देखेंगे तो जो राइट साइड में नंबर लिखे गए हैं वो क्या है, धनात्मक है। तो इसको आप बोलेंगे कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। ध्यान दीजिएगा ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, क्यों है, क्योंकि इसमें सारे नंबर पॉजिटिव हैं। देखिए 0 के लेफ्ट साइड में जब आप देखेंगे तो इधर सारे नंबर नेगेटिव हैं, इसलिए इनका नाम हम रख देते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, यानी ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो इस प्रकार एक पूर्णांक 2 भागों में आपको दिखेगा, इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी होंगे, नेगेटिव नंबर भी होंगे और आपको 0 भी होगा। तो ये तीसरे प्रकार की संख्या हो गई। अब आइए बच्चे चौथे प्रकार की संख्या की बात करते हैं। तो आप जानते होंगे चौथी संख्या का नाम होता है परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा परिमेय संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे रेशनल नंबर। ध्यान दीजिए, तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि पीछे की क्लासों में इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। देखिए ऐसी कोई संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकें, परंतु Q का मान 0 के बराबर कतई नहीं होना चाहिए। देखिए बच्चे आप देखो ये नीचे, यानी जिसको हर बोलते हैं इंग्लिश में डिनोमिनेटर, जो ये डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा जो ये आपको P दिख रहा है इसकी वैल्यू भले 0 हो जाए, मतलब न्यूमरेटर में कोई नंबर 0 हो जाए तो वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन इसका शर्त है कि अगर कोई नंबर को आप P बाई Q में लिख पा रहे हैं लेकिन Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। साथ साथ एक और नियम ये है कि P और Q इज द एलिमेंट ऑफ एनी इंटीजर। ध्यान दीजिएगा अभी हम इसी इंटीजर को रियल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, अभी हम बाद में उसकी चर्चा कर लेंगे बच्चे ना। तो अभी फिलहाल आप समझिएगा कि जो ये आपको परिमेय संख्या दिखाई दे रही है, परिमेय संख्या अपने को उसको कहना है जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। Q का मान 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, और P और Q इज द एलिमेंट ऑफ I, यानी कि ये जो P है और ये जो Q है वो इंटीजर में से आना चाहिए। वो इंटीजर कौन है, ये है, यानी इसमें पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, नेगेटिव नंबर भी आएंगे, बच्चे 0 भी आएगा, लेकिन एक शर्त ये है कि Q के जगह 0 नहीं आएगा, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा, न्यूमरेटर में भले हो जाए, अंश में भले हो जाए। तो ऐसी संख्या को ही हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। तो जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, देन वी से दैट इफ द गिवन नंबर हैज बीन रिटन बाय P by Q बट Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड PQ इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर। देखिए ये जो सिंबल है बच्चे ये एलिमेंट का सिंबल होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में अवयव कहते हैं। इसको बच्चे समुच्चय में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हालांकि मैं समुच्चय की भी वीडियो बहुत डिटेल में आपके लिए डालूंगा, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए आप जान लीजिए कि इज द एलिमेंट ऑफ
इंटीजर, यानी कि ये जो p और q है वो अवयव हैं i के, i में से लेना है आपको। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं बच्चे रेशनल नंबर। चलिए और आगे चर्चा करते हैं। एक और प्रकार का संख्या होता है बच्चे, और वो पांचवी संख्या होती है अपरिमेय संख्या। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये संख्या होती है अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, देखिए इसको आप लोग बड़ी ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखो जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और रेशनल नंबर का बाकायदा डेफिनेशन है, लेकिन अभी तक अपरिमेय संख्या का कोई पर्सनल डेफिनेशन नहीं दिया गया है। इसका सीधा डेफिनेशन हम ये बताते हैं कि अगर कोई ऐसी संख्या हो जो रेशनल नंबर के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, अगर कोई ऐसी संख्या है जिसको रेशनल नंबर का नियम फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऐसी संख्या को ही हम लोग अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे एक एग्जांपल में मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3। आप देखो बच्चे 3 के बटे में आप 1 लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर बटे में कोई नंबर नहीं है तो आप उस नंबर के बटे में 1 लिख सकते हो। तो आप जब इस नंबर को देखोगे तो ये p और q लिखा हुआ है, मतलब p बटे q में दिख रहा है। आप इसमें देखो यहाँ q की वैल्यू आपको 1 दिख रही है, देखिए q की जगह 1 दिखा, और 1 का मान आप जानते हैं कि 0 के बराबर नहीं हो सकता है, यानी q का मान 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि शर्त भी तो यही है कि p बटे q के रूप में लिखा जा सके और q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन तीसरा शर्त क्या है? तो तीसरा शर्त है बच्चा कि जो ये p और q है वो दोनों के दोनों इंटीजर्स का पार्ट होना चाहिए। तो आप ध्यान दो, यहाँ p की वैल्यू आपके पास कितना है? तो 3 है, और q की वैल्यू आपके पास कितना है? तो 1 है। आप देखो बच्चे ये p जो है इंटीजर्स का पार्ट है, ये q की वैल्यू जो कि 1 है, 1 भी इंटीजर का पार्ट है, यानी ये भी पार्ट है इंटीजर का और ये भी पार्ट है इंटीजर का। यानी आप यहाँ कहेंगे कि p, q इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर, यानी जो p और q की वैल्यू यहाँ दी गई है वो इंटीजर में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि इसने तीनों नियम फॉलो किया रेशनल नंबर का, कि जो ये नंबर दिया है इसे हम p बाई q में लिख पा रहे हैं। हमने देखा q का मान भैया 0 नहीं है, क्योंकि q का मान 1 है, और मैंने क्या देखा कि जो p और q के जगह वैल्यू है जो कि 3 और 1 है, ये दोनों के दोनों वैल्यू हमारे इंटीजर में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो ये 3 नंबर है, जो नंबर 3 है, ये एक प्रकार का रेशनल नंबर है, क्योंकि ये रेशनल नंबर के रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है। अब थोड़ा एक बात जानिए, देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? क्या बोला मैंने? जो परिमेय संख्या के नियम को फॉलो न करे, पार्ट न बन पाए, तो ऐसी संख्या को ही हम कहेंगे कि अपरिमेय संख्या है। यानी जिसको हम परिमेय संख्या के आधार पर डिफाइन न कर पाए, ऐसे नंबर ही होते हैं इरेशनल नंबर। तो चलिए बच्चे एक ऐसा नंबर हम लेते हैं जिसको हम आपको अपरिमेय संख्या के आधार पर करके दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका कोई पर्सनल डेफिनेशन नहीं है। तो चलिए मान लीजिए बच्चे आपके पास अंडर रूट 2 दे दिया और पूछा गया कि बताइए ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। ध्यान से सुनिएगा बात को। देखिए आप जानते हो, अभी भी बताया कि किसी भी नंबर के हम बटे में 1 लिख सकते हैं। तो आपने देखा इसे तो p बटे q लिखा जा रहा है, तो पहला तो नियम फॉलो किया ना भैया रेशनल नंबर का, यानी कि p और q में लिखा जा रहा है। और यहाँ देखिए q का मान एक्चुअल में 1 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो दूसरा नियम भी उसने फॉलो किया। पहला क्या, इसे हम p बाई q में लिख पा रहे हैं, और q का जो भी मान यहाँ है वो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि ये 2 नियम तो फॉलो कर दिया। अब तीसरा जरूर फॉलो कराना है आपको। देखिए यहाँ p की वैल्यू बच्चा कितना दिख रहा है? अंडर रूट 2। देखिए p की जगह अंडर रूट 2 और q की जगह आपको दिखा 1। लेकिन समस्या क्या हो गई? q का मान 1 है जो कि इंटीजर में है, क्योंकि अभी भी तो बताया कि इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी आता है, नेगेटिव नंबर भी आता है और 0 भी आता है। लेकिन जो आपका p की वैल्यू है, देखिए जो कि अंडर रूट 3 है, क्या वो इंटीजर में है? तो नहीं है, इंटीजर में ये नहीं होगा, क्योंकि ये रूट से संबंधित वैल्यू है, यानी इज नॉट इक्वल टू इंटीजर। जबकि शर्त तो ये है कि p और q दोनों के दोनों इंटीजर का पार्ट होना चाहिए। तो ये देखिए आप जब आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि p जो p का मान है वो एक्चुअल में क्या किसी इंटीजर्स का पार्ट है ही नहीं। इसका मतलब कि ये जो आपका अंडर रूट 2 है
वो रेशनल नंबर के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, रेशनल नंबर के रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसलिए बच्चे हम ये कहेंगे कि अब ये संख्या रेशनल नंबर नहीं है, तो कंफर्म है कि वो इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इस तरह अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो बच्चे अब आप लोग थोड़ा सा चीज को और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, इसका मतलब अंडर रूट से संबंधित जितनी संख्याएं होती हैं, अभी फिलहाल आप ऐसे समझो कि अंडर रूट 2 की बात करें, अंडर रूट 3 की बात करें, अंडर रूट 5 की बात करें, 2 प्लस अंडर रूट 3 की बात करें, इस प्रकार के जो नंबर होते हैं वो सारे के सारे नंबर इरेशनल नंबर की कैटेगरी को कैटेगराइज करते हैं। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, अच्छा एक चीज और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इस बोर्ड के ऊपर अभी फिलहाल जितनी संख्याएं लिखी गई हैं, ये सारे के सारे नंबर जो हैं मिला के इनको बोला जाता है वास्तविक संख्या। इन सभी को मिला के बच्चों कहा जाता है वास्तविक संख्या। इसको आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, कक्षा 10 के पहला चैप्टर में भी आपको यही चीज समझना था बच्चों, रियल नंबर। लेकिन उससे भी पहले आप एक और चीज और समझ लीजिएगा। देखिए, जो ये ऊपर की सारी संख्याएं होती हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे इंटीजर पॉजिटिव हो, चाहे इंटीजर नेगेटिव हो, ये सारे के सारे नंबर को ही एक्चुअल में रेशनल नंबर बोलते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि चाहे कोई नेचुरल नंबर हो, चाहे कोई होल नंबर हो, चाहे कोई इंटीजर्स हो, चाहे कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हो, चाहे कोई नेगेटिव इंटीजर हो, इन सभी को आप रेशनल नंबर की तरह डिफाइन कर सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एक्चुअल में रेशनल नंबर है। यानी कि रेशनल नंबर में ये तीनों नंबर आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, लेकिन इरेशनल नंबर रेशनल नंबर से अलग है। तो अगर हम ये डेफिनेशन दे दें कि जितने रेशनल नंबर हैं, जब हम बोले रेशनल नंबर तो इसमें ये सारे नंबर आ गए, तो जो रेशनल नंबर है और जो इरेशनल नंबर है, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को कहा जाता है रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंतर्गत बच्चा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आ जाता है। मीन्स मेरा कहने का ये है कि जब आप रेशनल नंबर बोलते हैं तो ये तीनों नंबर उसमें ऑटोमेटिक आ जाती है। तो ये तीनों नंबर, ये नंबर और ये नंबर, इन सभी को मिला के हम रियल नंबर बोलते हैं। यानी ये सारे नंबर रियल नंबर के कैटेगरी में आते हैं। तो जब आपसे पूछा जाएगा वास्तविक संख्या, तो सारे रेशनल और इरेशनल नंबर को ही मिला के बोला जाता है वास्तविक संख्या। लेकिन बच्चे दिक्कत क्या आ गई, आपने इन संख्याओं को देखा, अब एक समस्या आ गई, इसीलिए हम लोगों को इस संख्या को पढ़ना पड़ रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, आपने बोला कि अंडर रूट 2 तो जो है वो एक इरेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि ये रेशनल नंबर के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन बच्चा एक बार कंडीशन ये आ गया कि मान लीजिए ये अंडर रूट -2 हो जाए। जैसे यहां तो रूट के अंदर जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है, तब तो वो इरेशनल नंबर है। लेकिन एक बार समस्या ये आई कि अगर रूट के अंदर बच्चा कोई ऐसा नंबर हो, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, रूट के अंदर ये जो नंबर है वो बच्चा प्राइम नंबर है, ध्यान रखिएगा ये प्राइम नंबर है। तो कहा गया कि अगर कोई प्राइम नंबर रूट के अंदर नेगेटिव हो, यहां तो सारे प्राइम नंबर रूट के अंदर पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर कोई प्राइम नंबर, अच्छा प्राइम नंबर किसको कहते हैं? हिंदी में इसे अभाज्य संख्या कहते हैं बच्चों। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो या तो एक से भाग लगे या स्वयं से भाग लगे, मतलब इसका कोई तीसरा गुणनखंड हो ही ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा 2, जब आप 2 को डिवाइड करेंगे तो ये या तो 1 से डिवाइड हो जाएगा या 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावे आप इस नंबर को किसी भी इंटीजर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये नंबर एक प्राइम नंबर है। आप इस एडिशनल नॉलेज को दिमाग में रखिएगा कि 2 जो होता है वो पहला प्राइम नंबर होता है और ये बच्चे इवन नेचर का होता है। बस आप इतना अभी फिलहाल ध्यान रखिएगा। बाकी जितने प्राइम नंबर होते हैं वो सब ऑड नेचर के होते हैं, यानी वो विषम होते हैं। तो चलिए आइए हम लोग इस टॉपिक पर आ जाते हैं। क्या हुआ, सारे के सारे प्राइम नंबर अगर पॉजिटिव हैं और रूट के अंदर हैं तब तो वो इरेशनल नंबर है।
बस एक सीधा सा बात है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये आ जा रही है कि अगर कोई प्राइम नंबर रूट के अंदर नेगेटिव हो, बच्चे ध्यान रखिएगा, मैं इस चीज की बात नहीं कर रहा हूं, ये दूसरी चीज है। ये तो एक प्रकार का इरेशनल नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि रूट के ऊपर मतलब रूट इस माइनस पे थोड़ा ना है, लेकिन यहां देखो, यहां रूट माइनस पर है। इसका तात्पर्य क्या हो गया कि हम अगर 2 की वैल्यू निकालें तो अपने को तो 2 का मान लो 1.414 हम लिख लेंगे, सपोज करो आप। लेकिन बच्चा सोच के देखो, अगर किसी नंबर के रूट में नेगेटिव है तो आपने जब उस नंबर को निकाला तब तो उसकी वैल्यू बदली, तो क्या ये रूट के अंदर नेगेटिव की वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए? कुछ ना कुछ तो बदलेगा, क्योंकि रूट के बाहर निकलने का मतलब ही होता है कि उसके ऊपर पावर 1/2, क्योंकि रूट का पावर 1/2 होता है। तो बच्चे यहीं से एक नए नंबर का निर्माण हो गया। कहा गया, देखिए इसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब आप इसको समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चे, अब क्या हुई दिक्कत हुई कि अगर अंडर रूट 2 है तब तो ये इरेशनल नंबर, लेकिन अगर अंडर रूट -2 है तो दिक्कत आएगी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अंडर रूट 3 है मान लीजिए, अगर अंडर रूट 3 के जगह माइनस अंडर रूट 3 आ गया, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए अंडर रूट 4 है, अगर हमको इसको सॉल्व करना है और ये माइनस में 4 आ गया, कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चे समस्या को निदान निकाला गया और कहा गया कि ये जो नेगेटिव वैल्यू आपको दिख रहा है, ये तो पॉजिटिव है सारे के सारे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये नेगेटिव नंबर रूट के अंदर जब आ जाएगा तो ऐसे नंबर के लिए बोला गया कि अंदर रूट में -1 एक शब्द बनाया गया, रूट में -1, और इसको एक शब्द से रिप्रेजेंट किया गया और वो शब्द है आई। ठीक है, आई। ध्यान रखिएगा बच्चों, क्यों कहा गया? क्योंकि इस प्रकार के नंबर को एक नाम दिया गया और वो नाम बना इमेजिनरी नंबर। ये नाम बना बच्चा काल्पनिक संख्या। ध्यान दीजिएगा, वहां कल्पना की गई कि ऐसा हो जाएगा, इसमें बदलाव भी हो सकता है आगे चल के, क्योंकि कंफर्म नहीं था। बस उस समय के लिए नॉलेज के तौर पे ये कहा गया कि आज से ऐसे नंबर को आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो देखिए समस्या का निदान हो गया। देखिए अगर अंदर रूट में -2 है तो उन लोगों ने ऐसे सॉल्व करा होगा, इसको हम -1 × 2 लिख देते हैं। अब आप चूंकि इनटू में है तो आप एडिशनली दोनों पे रूट लगा सकते हैं, तो ये रूट में और ये भी रूट में अलग अलग मल्टीप्लाई होगी बच्चा। तो इसका रिजल्ट निकल गया है कि इसको आई बोलेंगे और ये आपका अंदर रूट 2 रहेगा, या आप इसको बोल लीजिए आई और इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए जो कि 1.414 है, और इस तरह से इसका रिजल्ट आ गया 1.414 आई। इसका रिजल्ट बना अंदर रूट 2 आई। ठीक है बच्चे, ध्यान रखिए। आई शब्द कहां से आया था? इसकी इंग्लिश नाम आई से उठाया गया था, आई। ठीक है, तो जब अंदर रूट में, अब जैसे मान लीजिए अंदर रूट में -4 है तो 4 को आप निकाल लो 2, और रूट में -1 बचा जो नहीं निकल रहा है तो उसको आप लिख दो आई, यानी वो हो गया 2 आई। ठीक है, तो ये अपने नॉलेज को मतलब उस समय ज्ञान के आधार पर इस चीज को मान लिया गया और कहा गया कि जिस किसी भी संख्या में ऐसी सिचुएशन बन जाए, मतलब कि कोई नंबर हो वो नेगेटिव हो और रूट के अंदर हो यानी करनी में हो, तो ऐसी संख्या को एक नाम दिया गया और वो नाम था इमेजिनरी नंबर। यानी जिस नंबर में आपको ऐसी सिचुएशन दिखे नेगेटिव वैल्यू ऑफ रूट, तो उस नंबर को कहेंगे कि ये काल्पनिक संख्या है। जैसे आप इस नंबर को देखो, मैंने अभी अभी बताया ना कि जो रेशनल नंबर है और जो इरेशनल नंबर है उनको मिला के हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। लेकिन इनको तो ना तो मैं रेशनल बोल पा रहा हूं ना तो इरेशनल बोल पा रहा हूं। तो बच्चे चूंकि इसका एक विशेष नाम बनाया गया जिसको कहा गया कि ये काल्पनिक संख्या है, तो इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाए 2, इसमें आई नहीं है, इसका मतलब कि ये नंबर एक रियल नंबर है, वास्तविक नंबर है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इस 2 के साथ आई आ गया तो आप कहेंगे कि अब ये नंबर जो है वो इमेजिनरी नंबर है। बच्चे बड़ी ध्यान से समझिएगा, वो नंबर इमेजिनरी नंबर है और उसी नंबर को हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो रूट के अंदर -1 को हम लोग क्या बोलेंगे? आई। ध्यान दीजिएगा बच्चों,
हम लोग इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसको एक विशेष नाम से बोला जाता है। अब आप इसको आई से अपनी तैयारी के लिए आप दिमाग में रख लो, लेकिन अगर कोई पूछे कि इस आई को पढ़ा क्या जाता है तो आप बताइएगा इस आई को पढ़ेंगे आयोटा। ठीक है, ये आई नहीं लिखा है, इसको आपको पढ़ना है आयोटा। ध्यान रखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में, काल्पनिक संख्या के केस में इसे आयोटा पढ़ना है। तो चलिए, अब अपने पास एक रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट आ गया कि जब अंदर रूट में -1 होगा तो उसी को हमको आई बोलना है। आई मतलब आयोटा, और जिस नंबर के पास आई आ जाएगा या रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो ऐसी संख्या को हम रियल नंबर नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, उसको बोलेंगे काल्पनिक संख्या। तो देखिए, अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया, इसको फॉर्मूला की तरह यूज किया गया। देखिए कैसे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया गया, क्योंकि आप जानते हो बच्चे कि करनी हटाने का हमारे गणित में सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। तो क्या किया गया, यहां दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया गया। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग किया गया तो यहां से करनी हट गया और इधर आ गया बच्चा आयोटा स्क्वायर। इस प्रकार इसको एक फॉर्मूला की तरह यूज किया गया। अभी बताता हूं मैं। फिर क्या किया गया, इसको फिर से वर्ग कर दिया गया। इसमें दोनों पक्षों का वर्ग पुनः करने पर, वर्ग पुनः करने पर जब इसी रिजल्ट का फिर से वर्ग किया गया तो इसका वर्ग करने से नेगेटिव नंबर का वर्ग पॉजिटिव हो जाता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, और ये पावर 2 था तो पावर 4 हो गया। तो हम लोगों के पास एक रिजल्ट निकल के आया। क्या रिजल्ट निकल के आया कि अगर आयोटा का स्क्वायर होगा तो इसकी वैल्यू अब से -1 होगी। ठीक है, इस रिजल्ट के अनुसार। और अगर आयोटा पावर 4 होगा तो इसकी वैल्यू +1 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे कि जब आयोटा के पावर 2 होगा तो जो इसका आंसर है वो -1 है। इसका मतलब कि ये एक रियल नंबर की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, आप आयोटा देख के ये मत समझ लीजिएगा कि आयोटा उसमें दिख रहा है इसका मतलब कि वो इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू चूंकि -1 होती है इसलिए ये रियल नंबर है। आयोटा पावर 4 की बात करी जाएगी बच्चे, इसकी वैल्यू 1 है, यानी ये भी एक रियल नंबर है। ठीक है, लेकिन अगर केवल आयोटा है तो चूंकि इसकी वैल्यू को हम रूट में -1 लिख सकते हैं, तो इस नंबर को हम बोलेंगे कि ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है बच्चे, तो आपको शायद रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर समझ में आया होगा, और ये रिजल्ट समझ में आया होगा, और आई को क्या पढ़ना है ये भी समझ में आया होगा। इसको आयोटा पढ़ना है बच्चे। तो अब आपके पास 2 रिजल्ट आ गए हैं। अब हम लोग और इन चीजों को थोड़ा और डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। यानी अभी तक हमारे पास केवल रियल नंबर था, ध्यान दीजिए, अभी तक हमारे पास केवल रियल नंबर था, लेकिन अब हमारे पास एक नया नंबर आ चुका है और उस नंबर का नाम है इमेजिनरी नंबर। अभी तक हमारे पास सिर्फ वास्तविक संख्याओं की चर्चा चल रही थी, हम लोग सिर्फ वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम लोग एक नई संख्या को पढ़ेंगे और उस नई संख्या का नाम है काल्पनिक संख्या। ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो देखिए, जैसे मैंने लिखा 2, तो हम पूछेंगे ये कैसा नंबर है। यू कैन से दैट दिस इज अ रियल नंबर। लेकिन जैसे ही मैं इसके बगल में लगाऊंगा आयोटा, 2 आयोटा इज कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर। यानी कि अगर मैंने आपसे बोला -5 ये रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है, तो आप बोलेंगे ये रियल नंबर है। लेकिन जैसे ही मैं लिखूंगा -5 आयोटा, ये इमेजिनरी नंबर है। जैसे मान लीजिए √2 मैंने लिखा, तो आपसे पूछेंगे ये कैसा नंबर है, तो आप कहेंगे ये एक रियल नंबर है। क्योंकि बच्चे अभी बताया मैंने कि रियल नंबर में तो रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर आते हैं। लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगा -√2 और बगल में लिख दिया आयोटा, तो आप समझ जाना कि दिस नंबर इज कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर। यानी इमेजिनरी नंबर का ये आइडेंटिफिकेशन है कि उसमें आयोटा दिखेगा या √2 में नेगेटिव वैल्यू दिखेगी। यानी जैसे मान लीजिए हमने आपको बोला ये चीज लिखा हुआ है, ये बताइए ये रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है, तो आप तुरंत देखेंगे बच्चे क्या माइनस की बात नहीं है, लेकिन रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है।
तो आप इसे -1 इंटू 5 लिख पाएंगे, ऐसे मल्टीप्लाई। और आप बोलेंगे कि ये जो वैल्यू है इसी को तो आयोटा बोलते हैं और रूट में 5 है ही आपके पास, तो आपने इसी को सजा के बोल दिया। क्या इसका रिजल्ट निकल के आया? √5 आयोटा। इसका मतलब इसमें आयोटा है, इसका मतलब ये नंबर एक प्रकार का इमेजिनरी नंबर है। बस सीधा सा फंडा है। तो इस प्रकार बच्चे अब हम लोग के पास एक रियल नंबर है और एक बच्चे इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, रियल नंबर के अंतर्गत वो पीछे के सारे नंबर आ जाएंगे और एक नया नंबर बन के आया है जिसका नाम है इमेजिनरी नंबर, और इसी को आयोटा से शो करते हैं, जिसमें आयोटा आ गया वो इमेजिनरी नंबर। तो चलिए आइए कुछ एडिशनल नॉलेज के साथ कुछ क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं। पहले देखिए, अब हमको चेक करना है, जैसे आपको कोई नंबर दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताइए ये रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है। जैसे एक एग्जांपल में समझिए, आपको पहले तो एक चीज याद रहे कि i² की वैल्यू -1 होगी, जो अभी हम लोगों ने करके देखा था, और आयोटा पावर 4 की वैल्यू बच्चा 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। तो अब आपके पास एक नॉलेज ये हो गई कि i के पावर 4 की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान रखिए। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया आयोटा पावर 26, अब इसमें चूंकि आपको i दिखा तो तुरंत मत बोलिएगा कि ये इमेजिनरी नंबर है। आयोटा सिर्फ सिंगल दिखेगा, जैसे किसी में केवल आयोटा दिखा, इसमें कोई पावर नहीं, इसको आप सॉल्व भी नहीं कर सकते हो। तो अगर सॉल्व नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब कि ये कंफर्म इमेजिनरी नंबर है, ये आयोटा केवल बचा, इसका मतलब इमेजिनरी नंबर है। लेकिन अगर पावर के साथ आया बच्चे तो जरूरी नहीं है कि आयोटा बचेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक चीज ये भी तो जानकारी में है कि अगर आयोटा पावर 4 होगी तो उसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर उसकी वैल्यू 1 हो गई तो भैया उसमें आयोटा बचा नहीं, तो वो तो रियल नंबर हो जाएगी। तो चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे बच्चे, सीधे 4 से डिवाइड करेंगे। जो इसका पावर होगा आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए, जब आप 26 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखिए, पूरा डिवाइड नहीं करना है, डेसिमल में वैल्यू लगभग, तो 4 छक 24 करेंगे और आपके पास बच्चे रिमाइंडर बच जाएगा 2। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे लिखेंगे। देखिए, आयोटा 26 है तो आप इसे लिखेंगे 4 × 6। 4 को मैंने पहले लिख दिया और ये जो क्वेश्चन आएगा भागफल उसको मैंने यहां लिख दिया, और प्लस में बच्चा हम रिमाइंडर को लिख देंगे जो कि प्लस का 2 हो गया। ठीक है, अब आप देखो बच्चे, आप जानते होंगे कि जब x⁴ 2 प्लस a होगा तो नियम होता है कि हम इसको x⁴ 2 इंटू x⁴ a लिख सकते हैं, क्योंकि जब आधार सेम होता है और उनके बीच मल्टीप्लाई होता है तो पावर जुड़ जाता है। तो अगर पावर जुड़ा हुआ है तो आप उसको अलग अलग बेस पर उतार सकते हैं। तो देखिए, तो अगर हम यहां से इसको तोड़ दें तो ये चीज आपको ऐसा दिखेगा, आयोटा 4 × 6 इंटू आयोटा पावर 2। ठीक है, इंटू में लिख दिए। अब आप देखो बच्चा, आप आयोटा के पावर 4 को पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, और आयोटा के पावर 2 आपका जैसे रहने दीजिए। अब चलिए, आपको एक बात की जानकारी है कि आयोटा पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो आपने इसकी वैल्यू 1 रख दिया, 1 के पावर 6, और आयोटा के पावर 2 की वैल्यू आपको पता है जो कि होता है -1, तो आपने रख दिया -1। अब आप क्या करेंगे, 1 के पावर 6 की वैल्यू 1, -1 की वैल्यू 1, मल्टीप्लाई हो गया तो -1 आ। इसका मतलब कि i⁴ 26 की वैल्यू 26 की वैल्यू एक्चुअल में -1 आया। ये इसका उत्तर है। अब आप बताइए, इसमें आयोटा बचा? नहीं बचा। इसका मतलब कि -1 जो है ये एक रियल नंबर है। ठीक है, इसका मतलब कि आयोटा पावर 26 में भले आयोटा दिख रहा है, बट आफ्टर कैलकुलेशन द गिवन नंबर इज ए रियल नंबर। इसका मतलब आयोटा पावर 26 इज ए रियल नंबर। मैटर क्लियर हुआ होगा बच्चों? अगर मैटर क्लियर नहीं हुआ, आप इसमें वीडियो को 1-2 बार रिवाइंड करके कॉपी पेन लेके इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, चीजें समझ में। चलिए, और एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं तो आपको और ज्यादा आयोटा के बारे में जानकारी होगी। देखिए, जैसे एक प्रश्न दिया आयोटा पावर 93। देखिए, यहां बड़े से बड़ा नंबर दे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बस जैसा नियम बताया है वैसे लगाओ। हमेशा 4 से डिवाइड करो बच्चा, क्योंकि आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। तो 93, इसमें पावर आपको मिला 93, आप इसमें 4 से डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा 4 × 2 = 8, 1, 4 3 = 12। ध्यान दीजिएगा, तो आपको रिमाइंडर मिल गया यहां पर 1।
लिखने का तरीका मैंने अभी अभी आपको बताया। आप इसको कैसे लिखेंगे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। आप इसको लिखेंगे आयोटा पावर 4 गुने 23, याद है ना। 4 तो यहां लिखना ही ये वाला, और ये जितना बार में भागफल आएगा वो लिखिएगा, और प्लस करके जितना रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर यहां बचा 1, तो प्लस का 1। अभी मैंने बताया कि पावर को उतार के लिख सकते हैं, तो चलिए हमने एक काम यहाँ पे i पावर 4 इंटू 23 कर देते हैं, और इंटू में इधर से i के पावर 1 कर देते हैं। आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 है, तो 1 के पावर 23, आयोटा पावर 1 माने आयोटा, ठीक है। अब आप 1 के पावर 23 की वैल्यू 1 होती है, और 1 का जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसका रिजल्ट निकल के आ गया आयोटा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यानी कि जो ये आपका i टू दी पावर 93 है, इसका आंसर आया आयोटा, यानी इसके ओवरऑल कैलकुलेशन के बाद उत्तर आया आयोटा। इसका मतलब क्या हो गया कि इस नंबर में आयोटा खत्म नहीं हुआ है, इसके रिजल्ट में आयोटा बच रहा है, यानी कि जो i टू दी पावर 93 है, इट इज नॉट बी अ रियल नंबर, इट इज कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इसमें आयोटा बच गया है, तो ये नंबर एक प्रकार का इमेजिनरी नंबर हो। तो इस प्रकार बच्चे एक रियल नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया, एक इमेजिनरी नंबर का। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उन क्वेश्चनों को करने का प्रयास कीजिएगा, कैलकुलेशन करना सीखिएगा, बहुत आसान तरीके से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो बच्चे आपको आयोटा के बारे में कुछ बातें समझ में आई होंगी। आइए हम एक आयोटा से संबंधित एक और प्रश्न करके दिखाते हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कभी कभी पूछ दिया है इस प्रश्न को। तो देखिए, एक प्रश्न मैं आपको लिख के दिखाता हूं बच्चों। प्रश्न है आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर n प्लस 3, और यहां इसने क्या, ये फॉर ऑल का सिंबल है बच्चों। इसने कहा कि वेयर n इज द एलिमेंट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर यहां आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ऐसा उसने बोला है आपसे। अब ये प्रश्न है i टू दी पावर n, देख के हम कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे सर i टू दी पावर n की तो बात ही नहीं सवाल में आती। तो देखो, इसको आप समझने का प्रयास करें, बहुत इजी कंसेप्ट है। सबसे पहले हम इसको आयोटा पावर n रहने देते हैं। देखिए, प्लस में है तो आप मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, अभी तो समझाया था, i टू दी पावर n इंटू i टू दी पावर 1, ठीक है। सिमिलरली इसको भी आप ओपन कर लो, i टू दी पावर n इंटू i टू दी पावर 2, ठीक है। सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व कर लो, आयोटा पावर n इंटू आयोटा पावर 3, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। आयोटा पावर n, आयोटा पावर n, आयोटा पावर n, आयोटा पावर n, यानी ये कॉमन बन गया, तो आप आयोटा पावर n को कॉमन कर लीजिए, ठीक है। देखिए बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब जब आपने आयोटा पावर n हटा लिया यहां से, तो यहाँ 1 बच गया, यहां से हटा लिया तो केवल आयोटा बच गया, यहां से हटा लिया तो आप इसको यहाँ आयोटा पावर 2 बच गया, और यहां से हटा लिया तो यहाँ आपको आयोटा पावर 3 बच गया, ठीक है बच्चे। चलिए अब सॉल्व करते हैं बच्चे। क्या सॉल्व करना है, हम आयोटा पावर n को अभी छोड़े रहते हैं। आप देखिए बच्चे, एक को हम सॉल्व क्या करेंगे, वो तो सॉल्व है। आयोटा को अपने को सॉल्व ही नहीं कर सकते क्योंकि उसका पावर सिंगल है, तो वो आयोटा ही रहेगा। लेकिन बच्चा आयोटा पावर 2 को अपने को पता है ना कि इसकी वैल्यू -1 होती है बाय दिस रिजल्ट। अब ध्यान दीजिए, आयोटा पावर 3 को हम आयोटा पावर 2 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 आयोटा प्लस 2 आयोटा हो गया 3 आयोटा। तो i टू दी पावर n, देखिए यहाँ -1 और +1 कैंसिल कर गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आयोटा है और आयोटा पावर 2 की वैल्यू आप जानते हो -1, यानी ये चीज भी आपका हो जाएगा माइनस में आयोटा। जब माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल कर गया, तो i टू दी पावर n इसकी वैल्यू पूरा हो गई 0। और आप बच्चे जानते हैं कि किसी भी चीज में जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे द ओवरऑल रिजल्ट इज 0। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चे बुक में भी दिया हुआ है और ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा हुआ है, आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आप लोग पहला एक्सरसाइज चाहेंगे तो इसको लगा लेंगे, ठीक है बच्चे। तो अब हमारे पास एक नया नंबर आ गया और उस नंबर का नाम है इमेजिनरी नंबर। तो बच्चे आपको चीजें समझ में आई होंगी, आप इसको लगाने का प्रयास कीजिएगा। सवाल जितना ज्यादा लगाएंगे आपको चीजें उतना ज्यादा समझ में आएंगी। तो आज हम
इमेजिनरी नंबर के बारे में जाने और थोड़ा सा और आगे हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताएंगे। तो पहले अब हमारे पास दो प्रकार के नंबर आ चुके हैं। एक तो रियल नंबर जो हम पूर्वार्ध से पढ़ते आ रहे हैं, पहले से प्रीवियस क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या में रेशनल और इरेशनल नंबर सारे आ जाते हैं। मतलब आज तक हम जितनी संख्याएं पढ़ रहे थे वो सब रियल नंबर थे, लेकिन आज हम लोग के पास एक नया नंबर आया, एक नई समझ आई कि एक नंबर और होता है, वो होता है इरेशनल, इमेजिनरी नंबर। तो चलिए आइए एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, मान लो मैंने बोला कि एक नंबर है जिसका नाम है 2, तो आप बोलोगे सर दिस इज अ रियल नंबर। और मान लो मैंने एक नंबर बोला दिस इज कॉल्ड द 2 आयोटा, तो आप बोलोगे ना सर दिस इज an imaginary number because it have the multiplier of iota, therefore we can say that this number is a imaginary number। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा नंबर आपको दिखे, अगर रियल दिख रहा है तो रियल नंबर, आयोटा दिख रहा है तो आयोटा के साथ इमेजिनरी नंबर। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर आपको दिखे जिसमें आपको रियल नंबर भी दिखे और इमेजिनरी नंबर भी दिखे, देखिए अगर मैं इसको जोड़ दूं या इसको घटा दूं, मल्टीप्लाई के केस में, डिवाइड के केस में नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसको जोड़ दूं या घटा दूं, इनको एक साथ मिला दूं, तो इसमें आप कहोगे ना कि सर ये वाला पार्ट इसका रियल है और ये वाला पार्ट इसका इमेजिनरी है। इसका मतलब कि इस नंबर में मुझे रियल नंबर भी मिल रहा है और इसमें मुझे इमेजिनरी नंबर भी मिल रहा है। तो ऐसी संख्या जिसमें रियल नंबर भी अवेलेबल हो, इमेजिनरी नंबर भी अवेलेबल हो, उसी का एक नया नाम है और उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी नंबर का नाम है बच्चा सम्मिश्र संख्या, उसी का नाम है सम्मिश्र संख्या। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहेंगे बच्चा? कॉम्प्लेक्स नंबर उसको कहेंगे जिसमें रियल नंबर भी दिखे और इमेजिनरी नंबर भी दिखे। तो आप डेफिनेशन बना सकते हो कि सम्मिश्र संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसमें वास्तविक संख्या भी हो और काल्पनिक संख्या भी हो। यानी आप इसका डेफिनेशन बना सकते हैं कि वास्तविक संख्या व काल्पनिक संख्या के पारस्परिक सम्मिलन से जो संख्या निकल के आती है उस संख्या को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या यानी एक आपके पास एक और नया नंबर आ गया, एक नया नाम आ गया सम्मिश्र संख्या, और यही हम लोग के चैप्टर का नाम है। इसका मतलब कि आपको ऐसी संख्या के बारे में पढ़ना है जिसमें रियल नंबर भी हो और जिसमें इमेजिनरी नंबर भी हो, जिसमें बिना आयोटा के भी नंबर हो और आयोटा के साथ भी नंबर हो। तो बच्चे ध्यान से समझिएगा, उस नए नंबर का हम एक नाम देंगे और वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसको बच्चे एक शब्द से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है और वो शब्द होता है जेड। जेड को हम बोलेंगे कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें बच्चा रियल नंबर भी होगा और इसमें बच्चा इमेजिनरी नंबर भी होगा। आप ऐसा कहेंगे कि जेड को a प्लस आई बी से हम रिप्रेजेंट करेंगे और ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, सम्मिश्र संख्या है। अगर आपको इच्छा करे तो आप इसी चीज को एक्स वाई में शो करो, x प्लस आयोटा वाई, मतलब x क्या है? रियल नंबर है, y क्या सिखा रहा है? ये इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इसके साथ आयोटा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप इसको माइनस में भी शो कर सकते हो बच्चे, बात वही हुआ, कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट वही आएगा, अभी बताता हूं मैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा बी बोलिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से यहां रिप्रेजेंट करना है, z बराबर a प्लस आयोटा बी। क्लियर है बच्चे? चलिए एक चीज इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अब इसी चीज को हम लोग एडिशनली कैसे लिख सकते हैं? तो आप कहोगे ना कि सर ये वाला रियल पार्ट है इसका है? और ये वाला जो नंबर है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो अब हम अगर आर ई लिखेंगे तो समझिएगा रियल पार्ट, और अगर इमेजिनरी लिखेंगे तो आई एम लिखेंगे। तो आप कहोगे ना कि सर ए जो है वो रियल पार्ट है किसका? जेड का। ए जो है वो रियल पार्ट है किसका? जेड नाम के कॉम्प्लेक्स नंबर का। और जो ये बी है ये बच्चा इमेजिनरी पार्ट है किसका? जेड नाम के कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है।
ए क्या है, एक रियल नंबर है किसका, जेड नाम के कॉम्प्लेक्स नंबर का, और बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट है किसका, जेड नाम के कॉम्प्लेक्स नंबर का। आयोटा तो आपको ये शो कर रहा है कि दिस पार्ट इज इमेजिनरी पार्ट। तो अगर हम इस चीज को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दे बच्चे, तो ये नंबर आपको कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, जेड बराबर रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी दिखाया जाता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों ऐसे भी दिखाया जाता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी दिखाया जा सकता है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट भी होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट भी होता है। तो इस प्रकार हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ चीजों को जाने हैं बच्चे। एक बात और थोड़ा सा जान लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चे निर्देशांक के फॉर्म में भी लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को निर्देशांक के फॉर्म में भी लिखा जाता है, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं बच्चों। देखिए हमेशा जब कोऑर्डिनेट में लिखा x और लिखा y, आप जानते हैं कि किसी भी चीज का कोऑर्डिनेट लिखने में जो पहला होता है वो x और दूसरा y होता है। तो बच्चा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर इसको लिखना हो तो ये पहला, अब हम बोलेंगे हमारा कोऑर्डिनेट कैसे लिखाएगा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो पहला पार्ट हमारा रियल होगा और दूसरा वाला पार्ट हमारा इमेजिनरी होगा, कुछ इस तरह से। तो अगर आप यहां देखोगे तो इस नंबर को आप अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप कहोगे ना कि सर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a, b है, ठीक है, मतलब कि ये पहला रियल है और दूसरा इमेजिनरी है। यानी अगर आपको किसी ने दिया 2, 3 एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कंफ्यूज मत होना, ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा है, आप कहेंगे इसका मतलब आप बोल रहे हो 2 + 3 आयोटा, 3 आयोटा। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह दिखने लगा ना आपको। जैसे अगर किसी ने बोला 3, 4 तो आप क्या बोलेंगे, सर कोई बात नहीं, ये बना 3 + 4 आयोटा, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं और कोऑर्डिनेट को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो बच्चे अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, तब तो सर इसका मतलब ये हुआ ना कि चूंकि कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख सकते हैं और कोऑर्डिनेट हम कोऑर्डिनेट के हिसाब से साइन के अनुसार चलते हैं। ये देखिए आपको पता होगा बच्चों, ये एक्स अक्ष है, इसी का परिवर्तित रूप ये एक्स डैश होता है, ये बच्चा वाई अक्ष होता है और इसी का उल्टा ये वाई डैश होता है। ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय चतुर्थांश होता है और ये बच्चा चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ध्यान से देखिएगा, आप जानते हो कि ये पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो इसका चिन्ह बन जाता है प्लस कामा प्लस, क्योंकि इसमें देखिए एक ये लाइन है और एक ये लाइन है और ये दोनों लाइन पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव। इसमें x नेगेटिव है y पॉजिटिव तो माइनस प्लस हो जाता है, इसमें x नेगेटिव और y भी नेगेटिव इसलिए माइनस माइनस हो जाता है, और इसमें देखिए x पॉजिटिव और y नेगेटिव इसलिए इसका चिन्ह प्लस कामा माइनस हो जाता है। तो अगर हमको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना हो तो हम ये लिख सकते हैं a, b, इसमें देखिए ध्यान से a पॉजिटिव और b भी पॉजिटिव। इसमें अगर हमको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना हो तो -a, b लिखेंगे, मतलब क्या, a आपका नेगेटिव जबकि b आपका पॉजिटिव। यहां हम क्या लिख सकते हैं साइन के अनुसार, -a, -b लिख सकते हैं, मतलब इसका पहला पार्ट रियल पार्ट भी नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव, और इसको हम क्या लिख सकते हैं a, -b, यानी इसका रियल पार्ट भी आपका जो है कि पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा इसका इमेजिनरी पार्ट। अब अगर हम ध्यान दीजिएगा बच्चे, अगर हम इसी चीज को कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखे हैं तो हम इसी चीज को, क्योंकि हम अभी भी तो पढ़े कि कोऑर्डिनेट फॉर्म से उसे कॉम्प्लेक्स में लिख सकते हैं और कॉम्प्लेक्स से हम उसे कोऑर्डिनेट में लिख सकते हैं। तो अगर कोऑर्डिनेट में लिखे हैं तो हम ये कहेंगे कि यहां पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा a + आयोटा b। बच्चे यहां जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमको मिलेगा वो मिलेगा -a + आयोटा b, ठीक है। आपको यहां जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर -a - आयोटा b, ठीक है, और आपको यहां जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा a - आयोटा b। तो इस प्रकार
कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं और एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम कोई लिख रहे हैं तो इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव हो सकता है। रियल पार्ट आपका नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट आपका पॉजिटिव हो सकता है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दिखेगा आपको ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों यानी रियल पार्ट भी उसका नेगेटिव हो और इमेजिनरी पार्ट भी उसका नेगेटिव हो, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। और ऐसा हो सकता है कि उसका रियल पार्ट पॉजिटिव जबकि इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। तो हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम उसे कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमने आज ये जाना कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। रियल पार्ट वो होता है बच्चे जिसमें आयोटा ना हो, सीधा सा बात है, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा हो। तो जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को मिला के हम एक जगह बात करने लगते हैं तो उसको हम एक विशेष नाम दे देते हैं जिसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर निर्देशांक के आधार पर बदलता रहता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लोगों ने इस प्रकार से जाना। तो देखिए बच्चे, एक चीज और इसमें थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को, एक चीज और थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर आज की क्लास समाप्त करता हूं। नेक्स्ट क्लास में अभी आप लोग इमेजिनरी से संबंधित क्वेश्चंस को करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताऊंगा। तो अब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर किस प्रकार एक ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में मिल जाएगा। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो सकता है, माइनस आयोटा माइनस ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिख सकता है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस आयोटा माइनस ए माइनस आयोटा बी के फॉर्म में लिख सकता है। और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा माइनस ए माइनस आयोटा बी के फॉर्म में लिख सकता है। ध्यान रखिएगा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इसके अलावे किसी और रूप का नहीं दिखाई दे सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर या तो रियल और इमेजिनरी दोनों पॉजिटिव होंगे, या तो रियल नेगेटिव इमेजिनरी पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। इसके अलावा अदर किसी भी प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार बच्चे आज आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सीखा। चलिए इसको एक नंबर से शो करके देख लेते हैं। मान लीजिए एक नंबर दिया 2,3, एक नंबर दिया -2,3, एक नंबर दिया -2 -3, एक नंबर दिया 2, -3। अब आप इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा दिखेगा, 2 + 3 आयोटा। ये कैसा दिखेगा, -2 + 3 आयोटा। ये कैसा दिखेगा, -2 - 3 आयोटा। ये कैसा दिखेगा, 2 - 3 आयोटा। क्योंकि आप जानते हैं बच्चे कि जब इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा जाता है तो उसमें पहला पार्ट रियल होता है और दूसरा पार्ट इमेजिनरी। तो इस प्रकार बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ मोटा मोटी बातों को मैंने आपको बताया। इसको आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। बहुत आसान शब्दों में आपको मैंने बताया है। इसको रिवाइज कर करके 2-3 बार देखने का प्रयास करिएगा। अगर कोई चीजों में आपको डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, मैं उसको देखूंगा और आपके सोल्यूशन बताऊंगा। इसके आगे का आपके डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। तो बच्चे, आपको पूरी की पूरी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। बस आपसे एक ही अनुरोध है कि कृपया करके लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो हर क्लास का हर टॉपिक से रिलेटेड, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको देता रहूंगा। इस नंबर को, इस सीरीज को समझ के अपनी पढ़ाई आप अपने घर पे बैठ के अपने को सेफ रखते हुए कर सकते हैं। चलिए बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।